आटे की सब्जी। वर्षा की जब शादी हुई तब उसकी सास ने उसे एक ही बात सिखाई थी कि रोटी सबसे बड़ा ईमान होती है। वर्षा बहू, रोटी ही ससुराल का सबसे बड़ा ईमान होती है, समझी? जी माँ जी। इसलिए याद रखना, अगर रोटी नहीं तो कुछ भी नहीं। रोटी हमेशा गरम गरम और फूली फूली हर थाली में होनी चाहिए। जी माँ जी, समझ गई। बस ये बात हमारे वर्षा के दिमाग में कुछ इस तरह फिट हुई है कि आटे की रोटी के अलावा उसे और कुछ दिखता ही नहीं। जब तक उसके पति थे तब भी वो आटे की गरम गरम रोटियां बनाती थी और उसने अपने दोनों बेटों को भी यही आदत डाली हुई है कि आटे की रोटी ही बेस्ट होती है, चावल तो बस कभी कभार ही खाने चाहिए। ये लो गरम गरम रोटी, लो अब कुछ दिन माँ के हाथ की रोटियां खा लो भैया, इसके बाद तो आपको भाभी के हाथ का ही खाना खाना है। हाँ, युवराज सही कह रहा है। मैंने सुना है नंदिनी बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ, रोज रोज नए नए डिशेस की फोटो तो भेजती रहती है वो। वाह, फिर तो सबके मजे ही है, क्योंकि मुझे भी ऐसी बहू चाहिए थी जो रोज कुछ अलग सा ही बनाए। हाँ, भाभी आएंगे तो कुछ अलग सी ही सब्जी खाने को मिलेगी। वो बात भी सही है। अब मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे इतना ताम झाम अब होता नहीं ज्यादा। वो आएगी तो उससे बनवा देना रोज अलग अलग पकवान। उसे बहुत शौक है खाना बनाने का। होना भी चाहिए, आखिर इंसान रोटी के लिए ही तो काम करता है। रोटी ही सबसे बड़ा ईमान है। अब माँ आपके भी आराम के दिन आने वाले हैं, बस अगले महीने की राह देखिए। अब विराज के साथ अगले महीने की राह तो सब लोग देख ही रहे थे। नंदिनी भी अपने होने वाले ससुराल में एक अच्छी बहू बनने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। अरे ये क्या कुकिंग बुक्स लिखती रहती है सारा दिन नंदिनी बेटा? सबको पता है तू अच्छा खाना बना लेती है। अरे मम्मी, यहाँ खाना बनाने में और ससुराल में अपने खाने से सबका दिल जीतने में काफी फर्क होता है। अरे लेकिन तू एक बार उन्हें अपने हाथों की बिरयानी खिलाएगी ना, सब लोग तेरे कायल हो जाएंगे। आप ना बस यूं ही मेरी तारीफ करती रहती है। अरे अपनी बेटी की तारीफ नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी अब? और मैं बेफिजुल में तेरी तारीफ नहीं कर रही हूँ, तू सच में अच्छा खाना बनाती है। मम्मी, मैं चाहती हूँ जिस तरह आप मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, उसी तरह मेरी सास भी मुझसे इम्प्रेस हो जाए बस। क्योंकि अगर ससुराल में आपसे आपकी सास खुश है तो समझो आपका पूरा ससुराल भी आपसे खुश है। ये बात उन्हें 16 ने सच कही। वैसे मैं तुझे एक अंदर की बात बताती हूँ, तेरी दादी ना मुझसे कभी खुश नहीं रहती थी। मैं चाहे कितना भी अच्छा खाना बना लूं, कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लूं, न जाने कहां से मेरे काम में खाने में मिनमेट निकाल ही लेती थी। इसलिए तेरी बात सच है कि सास का दिल जीतना बहुत जरूरी है। देखा माँ, इसलिए मैं ये सब कुकिंग बुक्स देख रही हूँ, जिससे मैं उन्हें अलग अलग तरह की सब्जियां और पुलाव बनाकर खिला सकूं। ठीक है, देख ले, और अपने साथ ले भी जाना ये बुक्स, क्योंकि मेरी सास तो अभी रही नहीं। ये सब तुझे ही मुबारक है। नंदिनी जहां अपनी सास का दिल जीतने के बारे में सोच रही थी, लेकिन बिना ये जाने कि शादी के बाद न जाने उसे क्या क्या नखरे उठाने पड़ सकते हैं। शादी में दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं। आप ये लीजिए मटर पुलाव। अरे नहीं, मटर पुलाव विकास को नहीं पसंद बेटा। लेकिन ये सच में अच्छा बना है, आप खाकर तो देखिए। नहीं बेटा, मैंने वेटर से कह दिया है, वो गरम गरम रोटियां लेकर आता ही होगा। शायद उन्हें पुलाव में मटर अच्छे नहीं लगते होंगे। कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं उन्हें ऐसा पुलाव खिलाऊंगी जिसे खाकर वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नंदिनी और विकास की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ सफल हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद आज नंदिनी ने रसोई का जिम्मा भी उठा लिया था। आज वो गुनगुनाते हुए रसोई घर में सोच रही थी कि अपनी स्पेशलिटी वेज बिरयानी बनाएगी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि सब लोग प्लेट भी खा जाएंगे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अरे बहू, अब जमीन पर आ जा। उमा जी, मैं जरा खुश थी ना, इसलिए गुनगुना रही थी। हाँ, अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए, ससुराल में हो तुम। अच्छा, वैसे किस चीज की तैयारी कर रही हो? वो माँ जी वेज बिरयानी बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। वो क्या है ना, मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं ससुराल में पहली बार बिरयानी बनाकर ही खिलाऊंगी। अरे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे आती है बिरयानी बनाना, सच में। अरे बहू, यहाँ चावल हम कभी कभार ही खाते हैं, और शादी में हमने बहुत चावल खा लिए हैं। तुम बस आटे की रोटियां बना दो और सबके लिए कोई सब्जी बना दो, पनीर ही बना दो। लेकिन अगर आपने शादी में चावल खाए हैं तो पनीर भी तो खाया होगा। एक बार आप बिरयानी खा कर तो देखिए मेरे हाथ की। अरे बहू, आटा इज द बेस्ट, समझा करो बात को। आज तुम आटे की रोटी और पनीर की सब्जी ही बनाओगी, ठीक है? चलो जल्दी करो, सब लोग खाने पर आते ही होंगे।
शायद शादी में बहुत चावल खा लिए होंगे, इसलिए किसी का मन नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों बाद बना दूंगी। नंदिनी ने सोचा था कि वो किसी और दिन चावल बना देगी, लेकिन अब उसे इस घर में 1 महीना हो गया था, लेकिन उसकी सास अभी भी आटे पर ही अटकी हुई थी। ये देखो बहू, क्या लिखा है आज के अखबार में कि आटे में कितने सारे विटामिन होते हैं। आटा शरीर को मजबूती देता है। आटा एक संपूर्ण आहार माना जाता है। फिलहाल तो आटा मेरे लिए जहर बना हुआ है। अरे सुन नहीं रही हो क्या बहू? जी माँ जी, सुन रही हो ना, आटा पुराण आपका। हाँ, तो इसे याद रखना, आटा इज द बेस्ट। जब से इस घर में आई हूं, न चावल बना पा रही हूं न खा पा रही हूं। अपने एक के लिए मुझसे चावल बनते नहीं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, आइडिया। नंदिनी के दिमाग में किसी खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया था। चावल की मांग को पूरा करने के लिए वो अब विराज और युवराज को अपनी तरफ करना चाहती थी, जिससे चावल खाने के लिए घर में ज्यादा लोग हो जाए। आप दोनों यहीं बैठे हैं, मैं आप दोनों को ही ढूंढ रही थी। ये लीजिए चाय बिस्किट। अरे थैंक यू भाभी, कब से ना मुझे चाय की याद आ रही थी। ये बिस्किट तो काफी अच्छा है ना? पता ही अच्छा क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि ये चाय के साथ है। कुछ चीजों के साथ में खाने में ही मजा आता है, जैसे चाय और बिस्किट, ब्रेड और बटर, नींबू के साथ पानी और दाल के साथ चावल, है ना? हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बिस्किट ना चाय के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वैसे ही दाल के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं ना? हाँ, लेकिन हम तो उसे रोटी के साथ भी खा लेते हैं। क्योंकि गद्धो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें चावल कभी ज्यादा खाने ही नहीं दिए। हाँ, हम खा लेते हैं। लेकिन जरा सोचो, दाल मखनी हो, साथ में जीरा राइस बना हो और उस पर हम दाल डाल रहे हो, फिर उसको अच्छे से मिलाकर उस पर प्याज रख रहे हो। मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। अब तुम इस तरह बताओगी तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं खुद के लिए चावल बनाती नहीं, सोचती हूँ कौन साथ में खाएगा। अरे भाभी, आज ना आप चावल बनाइए, मुझे भी बड़ी इच्छा हो गई है चावल खाने की। सच? हाँ, मुझे भी कढ़ाई वाली दाल और जीरा राइस खाना है। बनाओ बनाओ चावल आज। ठीक है, तो आज फिक्स रहा, मैं कढ़ाई वाली दाल और साथ में जीरा राइस बनाती हूँ। नंदिनी ने युवराज और विराज को आज चावल खाने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही चावल और दाल टेबल पर आते हैं, वर्षा के नखरे शुरू हो जाते हैं। अरे बहू, आज ये चावल क्यों बनाए? दाल के साथ आटे की रोटी बना देती। माँ जी, युवराज और विराज को भी ना चावल खाने का बड़ा ही मन था। आप खाकर देखिए ना, बड़ा ही स्वाद बना है। अरे बहू, इससे तो अच्छा मैं आटा ही खा लूं। मुझे नहीं चाहिए चावल, मुझे तो तू रोटी ही दे दे या फिर कच्चा आटा ही दे दे। अरे माँ, ऐसा मत बोलो, नंदिनी आपके लिए जल्दी से रोटी बना देगी। हाँ माँ, आटा क्यों खाएंगे आप? भाभी, माँ के लिए रोटी बना दीजिए ना। एक काम कर, मेरे लिए बना रही है तो इन दोनों के लिए भी एक एक बनाई दे। अरे पर ये दोनों चावल खा रहे हैं ना माँ जी। अरे एक एक रोटी खानी जरूरी है, मैं कह रही हूँ ना, तो बना दे। ठीक है माँ जी। आपको आटा खाना है ना कच्चा? ठीक है, कल से आपको सिर्फ आटा ही मिलेगा माँ जी। नंदिनी अब जंग का आगाज कर चुकी थी और उसका हथियार था आटा। अब देखते हैं कि इस हथियार से कब तक दुश्मन बच पाता है। माँ जी प्रणाम। प्रणाम बहू, खुश रह। माँ जी, आपको पता है, आप बिल्कुल सही कह रही थी। मैं तो हमेशा सब कुछ सही कहती हूँ, लेकिन तू किस बात की बात कर रही है, पहले वो बता। अरे माँ जी, आटे के बारे में आप बिल्कुल सही कह रही थी कि उसमें ना बहुत ताकत है, हमें खाना चाहिए। इसलिए मैंने आज निश्चय किया है कि आज से मैं सब कुछ आटे का ही बनाऊंगी। आप बस आटा खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए और मजबूत बनते जाइए। वाह वाह, शाबाश बहू, बहुत अच्छे से समझ गई तू। जी माँ जी, एकदम। अच्छा, अब ना आप बस देखते जाइए आटे का जादू। नंदिनी ने आज खाने में कुछ अलग सा ही बनाया था। क्या अलग सा? आइए, उसके परिवार के लोग ही आपको बता सकते हैं। ये तो नंदिनी, ये क्या है? ये आटे की रोटी है, आपकी सबकी पसंद की, और ये आटे के कोफ्ते हैं। आज मैंने आटे की सब्जी बनाई है। माँ जी ने कहा था ना, आटा संपूर्ण आहार है, तो बस ये देखिए मेरी आज की स्पेशल डिश, आटे की सब्जी, आटे की रोटी। टडा! आटे की सब्जी कौन खाता है? क्या हुआ, खाइए ना, आटे की सब्जी बहुत हेल्दी होती है, खाइए खाइए। हाँ, बना दिए तो खानी तो पड़ेगी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नंदिनी ने अपना पहला वार कर दिया था
और उसका पहला बार था आटे की सब्जी, जिससे सब लोग हिल तो गए थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बस आगे आगे तो अभी और ठटांग ठटांग मिसाइलें बाकी थी। क्या? आटे की राजमा, वो भी आटे की रोटी के साथ? भाभी, जानती हूँ आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, है ना? लेकिन थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खुश, मैं भी खुश। आटे के राजमा? हे भगवान, अब और क्या क्या देखना बाकी है। अरे कल मैं आप सबके लिए आटे के पास्ता भी बनाऊंगी। माँ जी ने आपको बचपन से आटे का दीवाना बनाया है, मैं इस परंपरा को कैसे तोड़ सकती हूँ भला? बहू, ऐसा कुछ नहीं है, तू अपनी पसंद का भी बना सकती है। ना, ऐसे कैसे माँ जी? आटे में इतनी विटामिन होती है, इतनी शक्ति होती है। मैंने सोच लिया है, अब से मैं सब्जियों में भी आटे की लोहिया ही डालूंगी, जिससे वो और भी हेल्दी बन जाए। अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भूख मरती जा रही है। तुम कहो तो नींबू पानी ले आऊं? उसमें भी ना थोड़ा सा आटा मिला दूंगी, पक्का। हाँ। नहीं। नंदिनी के वार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी आटे की सब्जी, कभी आटे का पास्ता, कभी आटे के पकौड़े। लेकिन आज के वार ने दुश्मन को तहस नहस कर दिया था। आज फिर खाने में आटे की सब्जी है क्या माँ? अरे नहीं, आज मैंने बहू से कहा है कि वो पराठे बना दे। चलो अच्छा, नहीं तो आटे की सब्जी खा खाकर अब तो मुझे सपने में भी आटे के चॉकलेट नजर आने लगे थे। अरे भैया, उस दिन भाभी ने मुझे आटे की दाल तक ऑफर कर दी थी। लेकिन चलो, आज तो कुछ अलग मिलेगा। पराठे के अंदर आलू मिलेंगे तो दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। ये लो, मैं आ गई आप सबके पराठे लेकर। ये रही ठंडी ठंडी दही। वाह, पराठे के ऊपर मक्खन भी नजर आ रहा है। अरे लीजिए आप सबके पराठे। माँ जी, ये रहा आपका। ये पराठा रोटी जैसा क्यों लग रहा है? पर हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं बस मोटी रोटी खा रहा हूँ। हाँ, तो ये आटे के पराठे है ना? तो आटे के पराठे? अरे, मैं हमारे घर की परंपरा कैसे तोड़ सकती हूँ, है ना माँ जी? बस, अब और नहीं। अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि आटा अब हम और नहीं खा सकते। मुझे चावल चाहिए, पुलाव चाहिए, वो तू क्या बनाने वाली थी, बिरयानी चाहिए, पर अब मैं ये आटा नहीं खा सकती हूँ। लेकिन माँ जी, विटामिन। अरे भाड़ में गया विटामिन, तू बस चावल की शक्ल दिखा दे। अब इस आटे के डब्बे को यहीं फेंक दे। नहीं, बस और नहीं। आटे पे आटा, अब नहीं। हाँ नंदिनी, प्लीज इसे दूर करो हमारी नजरों से। अब और नहीं खाया जाएगा हमसे ये आटा। मैं तो आटा खा खाकर सिकी हुई रोटी बन चुका हूँ। अगर कुछ दिन और ये खाया ना तो तंदूर बन जाऊंगा। ठीक है, अब आप सब इतना ही कह रहे हैं तो मैं चावल ही बना देती हूँ, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको आटे की। नहीं। बनारस में रहने वाले पांडे जी का बहुत बड़ा और भरा पूरा परिवार था। परिवार में 2 बेटे, बेटियां, बहू, दामाद और नाती पोती सब थे। अब बस पांडे परिवार को इंतजार था तो सबसे मंझली बेटे की बहू के आने का। उनका बेटा सुमित अभी गुड़गांव में जॉब कर रहा था और माँ बेटे के लिए हर रोज नए रिश्ते देख रही है। संगीता जी अपने घर की बालकनी में खड़ी है और वहां से उनकी पड़ोसन शीला गुजरती है। अरे शीला बहन, कहाँ जा रही हो? बस बहन, यहीं बाहर तक ही जा रहे हैं, जरा सब्जी ले आए। अरे वो रिश्ता बताए थे ना गोरखपुर वाली लड़की का अपने सुमित बबुआ के लिए, उसका क्या हुआ? अरे बताया तो था सुमित को, क्या बताऊं। बाबू का कहना है कि पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करेगा। हाँ, लड़की से मनाही कर देता है। देख लेना संगीता बहन कि पढ़ी लिखी लड़की चाहिए या कुछ और चाहिए। चलती हूँ, सब्जी लेकर घर भी तो जाना है। बढ़िया ही, कुछ और चाहिए। खुद को देखो, ऐसे मुश्तंडे लड़के घर में पड़े हैं और जा रही है सब्जी लेने। अरे मेरे बेटे से जहाँ कहूँगी वहीं शादी करेगा। आज ही बात करती हूँ मैं सुमित से, आखिर उसे करना क्या है। संगीता जी उसी दिन शाम को सुमित को फोन लगाती हैं। बाबू, खाना खा लिए? क्या कर रहे हो? हाँ मम्मी, खाना खा लिया है, बस कुछ कपड़े धोना है तो बस वही धोने की सोच रहा हूँ, क्योंकि दिन तो ऑफिस में निकल जाता है और कल मुझे एक शर्ट की अर्जेंट जरूरत भी है। अरे कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले, लेकिन न जाने तो भी किस सोच में बैठा है। अरे क्या चाहिए तुझे लड़की में? अब तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। तू बस ये बता कि घर कब आ रहा है। अब की बार जब भी आएगा ना, तेरा रोका करके ही तुझे यहाँ से जाने दूंगी। ठीक है माताश्री, चलो अभी फोन रखिए, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर सुमित फोन रख देता है। अगले दिन सुमित ऑफिस जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड दामिनी से मिलता है। क्या हुआ जनाब, सुबह सुबह मूड क्यों उखड़ा हुआ है आपका?
अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। यूं ही तो नहीं। अच्छा एक काम करो, अभी अपना ज़रूरी काम निपटा लो, हम 10:30 बजे पेंट्री में मिलते हैं। फिर सुमित और दामिनी पेंट्री में मिलते हैं। डार्क कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, आती होगी। आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ। यार तुम मुझे कितना समझती हो दामिनी, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और उधर मम्मी एक शादी की रट लगा कर बैठी है कि शादी कर लो शादी कर लो। अरे तो फिर परेशान क्यों सुमित, चलो मुझे लेकर अपने घर। आपके मम्मी पापा को खुश नहीं कर दिया तो कहना। अरे बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, लेकिन उनकी सोच तो आज भी वहीं अटकी हुई है। एक लड़की जो साड़ी में आएगी और उनके किचन को संभालेगी। ओह, अब मैं क्या कह सकती हूँ। चलो मैं ही कुछ करती हूँ, बस तुम मेरा साथ देना। दामिनी सुमित के हाथों पर अपना हाथ रख देती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की दस्तक होती है पांडे निवास पर। हे माँ, माता जी, ये मैं क्या देख रही हूँ। तभी संगीता जी भागती हुई आती हैं। अरे क्या हुआ मेघा, क्यों चिल्ला रही है? मेघा गेट की तरफ इशारा करती है। संगीता जी देखती हैं कि सुमित और दामिनी खड़े हुए हैं। दामिनी कायदे से सूट पहनकर आई है और बहुत ही शालीनता के साथ खड़ी है। सुमित भाई, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। और ये कौन है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मम्मी, मैं ये देख रहा था कि भाभी का फिल्मी ड्रामा अभी तक खत्म हुआ नहीं है, बल्कि ये तो दिन ब दिन और भी ज्यादा फिल्मी होती जा रही है। अरे अब तो तेरी भाभी को ब्लॉगिंग का भूत सवार हो गया है। तब तक राजीव भी आ जाता है। और बेटा सुबह सुबह आज वो भी अचानक, सब ठीक तो है ना? सुमित पापा के पैर छूता है और दामिनी को इशारा करता है पैर छूने के लिए। फिर जैसे ही दामिनी पैर छूने के लिए झुकती है तो राजीव जी दामिनी को रोक देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। लेकिन पापा, अगर दामिनी बेटी ना होकर। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। ये सुनकर संगीता जी की त्योरियां चढ़ जाती हैं। मतलब क्या है तुम्हारा सुमित? तभी मेघा पानी लेकर आती है। आप भी ना कमाल करती हो मम्मी जी, तभी तो कहती हूँ आपको कि एकता कपूर की सीरियल्स देखा करो, एकदम अपडेटेड रहोगी आप। अरे सीधी सी तो बात है, देवर जी कहना चाह रहे हैं कि अगर बेटी ना हो तो। अरे मतलब बहू मम्मी जी। मेघा, तुम किचन में जाकर चाय बना कर लाओ। ये सुनकर मेघा किचन में चाय बनाने जाती है। फिर सुमित पूरी बात अपने माँ बाप को बताता है। देखो बेटा, ये अब से पहले हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अरे हम बनारस के पंडित हैं, कोई क्या कहेगा कि बेटा दिल्ली से लव मैरिज करके लाया। थोड़ा हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। अरे ठीक है संगीता जी, थोड़ा धीरज से काम लो। बच्चा बड़ा हो गया है, जमाना बदल रहा है, थोड़ा हमें भी तो बदलना होगा। यहाँ मेघा अपनी दोनों ननद को फ़ोन करके घर बुला लेती है और दोनों ननद भी अब अपनी भाभी से मिलने आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजे से बड़ी तेज़ी से आती हुई 2 औरतों की एंट्री होती है। ये औरतें कोई और नहीं बल्कि इस घर की बेटियां चेतना और समता थी। मम्मी मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ मम्मी बताओ, ये क्या बात हुई, ये सही है क्या? अरे रुको रुको जरा, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे ये बताओ, तुम्हें इस बात की जानकारी किसने दी? तभी मेघा वहां आ जाती है। मेघा के आते ही वो कोमलिका की तरह अपने बाल घुमाती है। ये काम मेरे अलावा और कौन कर सकती है पापा जी? जहाँ धुआं ना भी हो, हमारी मेघा बहू वहां प्रचंड आग लगवा सकती है, वो भी बिना माचिस और केरोसिन के। मम्मी जी। सुमित, ये लड़की तुमको कहाँ मिली? इसके बारे में सब पता कर लिया है तुमने? हाँ दीदी, मैं और दामिनी एक ही कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। घर का काम कर लेती हो कि नहीं? आजकल जॉब वाली लड़कियों के ना बड़े ही नखरे हैं। हाँ जी दीदी, मुझे सब काम आता है। आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। भाभी, आपकी आवाज़ के साथ आपकी स्माइल भी बड़ी प्यारी है। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो तुम दोनों। मैंने भी अभी अभी देखा, मुस्कुराहट तेरी बड़ी ही प्यारी है बहू। क्या बत्ती सी है, एकदम ऊपर वाले ने चुन चुन कर दांत लगाया है, ऐसा लगता है। सुमित चौंक जाता है। क्या कहा मम्मी आपने, बहू? और जल्दी से मम्मी को अपने गले लगा लेता है। वहाँ मेघा किचन में खड़े होकर सुन रही थी। अच्छा जी, आज तक मेरी तो कभी इतनी तारीफ नहीं की। बत्ती सी, अरे ये बत्ती सी तोड़ दूंगी मैं, पहले आने तो दो एक बार घर में। मेरे आगे तो कहीं भी नहीं लगती ये। अब दोनों के घर वालों की मर्जी से दामिनी और सुमित की सगाई पक्की हो जाती है और जल्दी ही शादी भी होने वाली थी। यहाँ दामिनी की सगाई हो जाती है, वहाँ दामिनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन दामिनी अपने घर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। दिखाई डेंटिस्ट को बेटा, क्या कहा डेंटिस्ट ने? डॉक्टर ने 3 दिन बाद फिर बुलाया, लेकिन मम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
अरे बेटा घबराती क्यों है, सब अच्छा होगा। तू एक काम क्यों नहीं करती, मैं तुझसे कब से कह रही हूँ, तू एक बार ना हिम्मत करके सुमित को इस बारे में बता दे। नहीं नहीं मम्मी, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। और अब आज जब मैं इतने आगे आ चुकी हूँ तो मैं ये सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी ये बात सुनकर सुमित क्या रिएक्ट करेगा। तो फिर अब तो सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ मम्मी, वही ठीक रहेगा। ठीक है कहकर दामिनी अपने रूम में आ जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अब अगले दिन वो सुमित से ऑफिस में मिलती है और दोनों बैठकर कॉफी पी रहे थे। अरे मेरी प्यारी सी बीवी को आज क्या हो गया? इतनी प्यारी सी स्माइल आज कहाँ गायब है? अच्छा, आपको भी मेरी स्माइल पसंद है? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मेरी बीवी की स्माइल इज बेस्ट। सच बोलूं तो मैं आपकी इसी स्माइल पर ही तो सबसे पहले फिदा हुआ था। क्या आप सच कह रहे हो क्या? अरे डर क्यों रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो दामिनी की टेंशन और बढ़ गई थी। आप लोगों के दिमाग की बत्ती भी बुझ गई ना कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे दामिनी इतनी घबरा रही है। चलिए ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हैं, आपको बताते हैं दामिनी का एक टॉप सीक्रेट। दरअसल दामिनी जब पैदा हुई तो उसके दांत बड़े ही सुंदर थे, लेकिन जैसे ही दामिनी बड़ी हुई उसके दूध के दांत टूटे तो आगे कभी आए ही नहीं, जिसके लिए दामिनी के मम्मी पापा ने उसका बहुत इलाज करवाया। तो जैसे तैसे करके बाकी के दांत तो आ गए, लेकिन सामने के 2 दांत कभी नहीं आए। अब समझ में आया ना आपको कि दामिनी की परेशानी का कारण क्या है? तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। दामिनी डेंटिस्ट के पास बैठी हुई है। लीजिए दामिनी जी, आपका ट्रीटमेंट हो गया, अब आपको 1 महीने बाद आना होगा। तो डॉक्टर, मतलब अगर 2 महीने तक नहीं आ पाई तो? दामिनी जी आपको इसके लिए तो आना ही होगा। अब दामिनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है। इन 2 दांतों के कारण दामिनी को खाने में भी परेशानी होती थी, इसलिए दामिनी सबके सामने खाना खाने से भी बचती थी। वहां जेठानी मेघा की निगाह पल पल दामिनी पर रहती थी। अच्छा दामिनी, अब मैं चलता हूँ। दामिनी बहुत दुखी सी होकर रोनी सी लगती है। अरे दामिनी, रोने की क्या बात है? मैं आता जाता रहूंगा, और ये तो वो समय है जिसमें परिवार वालों और तुम्हें आपस में समझने का मौका मिलेगा। बस 6 महीने की तो बात है, फिर तो तुम तरसोगी यहाँ आने को। और देखो, ये तो मैंने तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, नहीं तो लोग बोलेंगे बाबू तो शादी होते ही अपनी बोरिया को साथ ले गया। अरे चुप हो जाओ ना, बोलते ही चले जा रहे हो। मैं बस आपको मिस करूंगी इसलिए रो रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा तुमको यहाँ रहना नहीं है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। सुमित के जाने के बाद दामिनी के एक एक दिन बड़े ही लंबे लंबे बीत रहे थे। ऐसे ही एक दिन दोनों ननद चेतना और समता अपने मायके आई हुई थी। अब मायका पास में है और नई भाभी आई हो तो मायके का मजा दोगुना हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए शुरू में जो मजे लेने हो ले लो, फिर तो ननद भाभी में ताता थैया होना ही है। लो भाभी गन्ना खाओ, कितने बढ़िया बढ़िया गन्ने आ रहे हैं, और हमारे बनारस के गन्ने की तो वैसे भी बात अलग है। अब दामिनी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि गन्ने खाना आप समझ गए ना, बड़ी ही टेढ़ी खीर है भैया। और ऊपर से दामिनी के सामने के 2 दांत तो पहले ही नकली थे और गन्ने तो उन्हीं से खाए जाते हैं। नहीं दीदी, मैं गन्ने नहीं खाती हूँ। क्या आप गन्ने नहीं खाती? अरे कितने मीठे गन्ने हैं। आप ठहरी दिल्ली की, अरे ऐसे देशी गन्ने आपको नसीब भी नहीं हुए होंगे, खाइए खाइए। अब दामिनी घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और मेघा दामिनी की शक्ल देख रही थी क्योंकि वो समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ देवरानी जी, खा कर देखिए। नहीं, एक्चुअली ना मुझे गन्ने से एलर्जी है। लेकिन मेघा समझ जाती है। अरे भाई जेठानी जो ठहरी, वो लगातार मेघा पर नजरें बनाए रखती। दामिनी कभी भी किसी के सामने खाना नहीं खाती, ये भी मेघा को खटकता था, क्योंकि उसके 2 दांतों के चलते उसे डर लगता था कि कहीं उसका टूथ कैप सबके सामने निकल ना जाए। एक दिन सुबह सुबह दामिनी अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी मेघा अचानक से दामिनी के कमरे में घुस जाती है। लेकिन ये क्या, दामिनी अपने टूथ कैप निकाल कर उनको साफ कर रही थी। मेघा को अपने कमरे में देखकर दामिनी की सांसें अटक गई और अपने टूथ कैप को अपनी मुट्ठी में छिपा लेती है। क्या कर रही हो दामिनी? अब दामिनी बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वो बस स्माइल करती है। अरे ऐसे क्यों कर रही हो दामिनी, क्या हुआ? दामिनी को कुछ समझ में नहीं आता। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है और अंदर से आवाज लगाती है, भाभी मैं अभी ना कर आती हूँ, वो बहुत लेट हो गया है, मम्मी जी डांटेंगी ना, आप नीचे जाइए, मैं अभी आती हूँ। अरे बाबा, ये क्या था? कुछ तो गड़बड़ है मेघा।
अब दामिनी के उस टूथ कैप को 2 महीने पूरे हो चुके थे। दिन रात दामिनी को यही टेंशन थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर एक दिन दामिनी हिम्मत करके सासू माँ से पूछती है, मम्मी जी आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल बेटा, क्या हुआ, क्यों इतना सोच रही है? वो मम्मी जी मैं क्या कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए घर आऊँ। क्या है ना, जब सुमित जी आएंगे बनारस तो मैं इनके साथ वापस आ जाऊंगी। ठीक है दामिनी बहू, चली जाओ अगर तुम्हारा मन है तो। तभी डोरबेल बजती है। मेघा बहू देखो तो दरवाजे पर कौन है? सामने ताई सास खड़ी थी। अरे संगीता कैसी है? मैंने कहा तुझसे मैं ही मिलाती हूँ। अब तो 2 बहुएं आने के बाद तू और ज्यादा बिजी हो गई। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जब से शादी हुई है ना तब से कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। अभी चेतना और समता होकर गई है। अरे जब बेटियां पास में रहती है तो आना जाना लगा रहता है। अच्छा मैं ये कहने आई थी, दामिनी की शादी के बाद वाली जो हमारी पूर्वजों की पूजा होती है वो नहीं करवानी तुम्हें? अरे हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई थी ये बात। तुम भी ना कमाल करती हो संगीता। अरे हम ऐसे ही जिठानी बने नहीं बैठे, हमें पता था तुम पक्का भूल जाओगी। अच्छा सुनो, जल्दी से कल ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओ और सुमित को बुला लो। ठीक है भाभी, कल ही हम जाते हैं पंडित जी के पास। तब तक दामिनी उन दोनों के लिए चाय पानी ले आती है और फिर दोनों के पैर छूती है। अरे कैसी हो छोटी बहू, कैसा लग रहा है यहाँ हमारे बनारस में? अच्छा है ताई जी। आज ही कह रही थी एक बार दिल्ली का चक्कर लगा कर आती हूँ, सुमित के साथ वापस आ जाऊंगी। लेकिन देख लो मेरे दिमाग से इतनी बड़ी बात ही निकल गई। वो तो भला हो आपका जिठानी जी जो समय पर आ गई। अब दामिनी की प्लानिंग पर फिर से पानी फिर गया। 3 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह दामिनी उठी तो दोनों टूथकेप उसके हाथ में आ गई। ये देखकर उसके तो पसीने छूट गए। आज सुमित को आना था और ये क्या हुआ? अब क्या बोलेगी वो बाकी घर वालों को कि ये क्या हुआ? सुबह के 10 बज गए, दामिनी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अरे मेघा बहू जाकर तो देखो, दामिनी अपने कमरे से क्यों नहीं निकली है? तबीयत तो ठीक है ना? बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। दामिनी, ए दामिनी क्या हुआ? कमरे से क्यों नहीं निकल रही हो? बस आ रही हूँ भाभी। गेट खोलकर दामिनी बाहर आती है। सब देखते हैं कि दामिनी ने मास्क पहन रखा है। अरे बहू ये क्या हुआ? मास्क क्यों पहन लिया? कोरोना तो चला गया है। दामिनी छींकने की एक्टिंग करती है। मम्मी जी वो ना मुझे बहुत तेज कोल्ड कफ हो गया है। मैं नहीं चाहती कि घर में मेरे कारण किसी को भी ये हो। तभी समता और चेतना भी आ जाती है। लो मम्मी, ये आपकी पूजा का सारा सामान। सुमित कितने बजे आएगा? अरे भाभी ये क्या माजरा है भाई, मास्क क्यों पहना है? अच्छा तबीयत ठीक नहीं है क्या भाभी की? अरे वही तो, एक तरफ कल पूजा है, इधर सुमित आने को बैठा है और अब ये बहू बीमार हो गई। तभी सामने से सुमित आता दिखाई देता है। लो आ गया मेरा बेटा, कितनी लंबी उम्र है मेरे पूत की। सुमित आकर सबके पैर छूता है। अरे दामिनी क्या हुआ तुम्हें? ये मास्क? देवरानी जी की तबीयत खराब है। अब देवर जी आप आ गए हो तो ठीक हो ही जाएंगी। थोड़ी देर बाद सुमित और दामिनी रूम में जाते हैं। अरे दामिनी अब तो ये हटा दो भाई, मुझे अपनी शक्ल तो दिखा दो यार, कब से तरस गया हूं इसे देखने के लिए। दामिनी जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा क्या? अगर तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है तो तुम मुझे छोड़ नहीं दोगे ना? अरे क्या हुआ? कैसी बात कर रही हो दामिनी? दामिनी रोते रोते सुमित को पूरी बात बताती है। सुमित दामिनी को गले लगा लेता है। अरे मेरी पगली बीवी, तुम भी ना कितना ज्यादा सोच लेती हो। बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन कल तो घर में पूजा है और सब आएंगे, फिर मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? अरे कोई नहीं देखेगा, मैं आज ही तुम्हारे दांत ठीक करा दूंगा। आज ही शाम को चलते हैं। शाम के समय दामिनी सुमित से पूछ रही थी कि डेंटिस्ट के यहाँ का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है, और ये बात मेघा उधर से निकलते हुए सुन लेती है। आइला, जब खांसी और जुकाम है तो डेंटिस्ट के यहाँ क्यों जाना है? भला कोई तो खिचड़ी पक रही है, पता लगाना पड़ेगा। शाम को सुमित और दामिनी जैसे ही निकलते हैं वैसे ही मेघा उनके पीछे चल देती है और देखती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब वो लोग जैसे ही डेंटिस्ट के यहाँ से निकलते हैं वैसे ही मेघा वहाँ घुस जाती है और पूरी पूछताछ करती है। तो उसे पता चलता है कि उसकी देवरानी के 2 दांत नकली है। अब तो मेघा को मिल गया मिर्च मसाला।
अपनी जिठानी होने का पूरा फर्ज अब मेघा जी निभाएंगी। सुमित और दामिनी घर पहुंच चुके हैं। पीछे पीछे मेघा भी आ जाती है। दामिनी, तुम्हारे आगे की ये 2 दांत ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी ऐसी ही दांत चाहिए। क्या मतलब भाभी? अब इतनी भी भोली ना बनो देवरानी जी। और ये आपका जुकाम खांसी डॉक्टर के यहाँ से आते ही कैसे छूमंतर हो गया? हाँ भाभी, ये बात तो सही कही आपने। सुमित सारी बात समझ जाता है कि अब छिपाने से कोई फायदा नहीं। मम्मी, दीदी और भाभी, अब सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। और दामिनी के दांतों की सारी बात सुमित बता देता है और साथ में कह देता है कि उसे इस बारे में शादी के पहले से ही पता था, जिससे कोई भी उंगली दामिनी के ऊपर ना उठे। अरे कोई बात नहीं दामिनी बेटा, इतना नहीं सोचा करते। अरे कभी एक्सीडेंट में ऐसे अगर दांत चले जाए तो हम लगवाएंगे ही ना। दोनों ननद भी खुशी से दामिनी को गले लगा लेती है और मेघा मुंह बनाकर चली जाती है।